Hi friends, please listen to articles of the Indian Constitution. So, let's get started. आज हमारे पास भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया यानी अनुच्छेद 61 पर एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा विश्लेषण आया है। हाँ, और मैं कहना चाहूंगी कि ये एक शानदार दस्तावेज है। रिसर्च बहुत अच्छी है और टॉपिक भी आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसे पढ़ते हुए साफ पता चलता है कि लेखक ने इस पर कितनी मेहनत की है। राष्ट्रपति का महाभियोग एक ऐसा विषय है जिस पर आमतौर पर ज्यादा बात नहीं होती, तो इस पर इतनी गहराई से काम देखना वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल, और क्योंकि इसकी नींव इतनी मजबूत है, हम कुछ ऐसे तरीकों पर बात कर सकते हैं जो इसे और भी ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा जो मुख्य तर्क है कि ये प्रक्रिया लगभग असंभव है। एग्जैक्टली, उसे कहानी की शुरुआत में ही सामने लाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि थीसिस को फ्रंट लोड किया जाए। मुझे ये बात बहुत सही लगी क्योंकि अभी पढ़ते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं पहले एक टेक्स्ट बुक पढ़ रही हूँ। हाँ, जिसमें अनुच्छेद 61 के सारे तथ्य एक एक करके समझाए गए हैं और फिर अचानक दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो एक ओपिनियन पीस जैसा लगता है, जहाँ इसकी आलोचना की जाती है। सही पकड़ा। ये दोनों हिस्से आपस में उतने जुड़े हुए नहीं लगते। हाँ, पाठक को पहले पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिलती है और फिर आलोचना एक अलग खंड के रूप में आती है। इससे होता ये है कि आपका जो मुख्य संदेश है वो थोड़ा देर से पहुंचता है और उसका असर कम हो जाता है। बिल्कुल, पाठक को पहले तथ्यों को रटना पड़ता है, फिर उसे आपकी नजर से देखना पड़ता है। क्या हो अगर हम इन दोनों चीजों को एक साथ ढूंढ लें? हाँ, ये बेहतर रहेगा। तो सुझाव ये है कि प्रक्रिया के वर्णन को आलोचना के साथ मिला दिया जाए। मतलब जब आप प्रक्रिया के हर कदम की व्याख्या कर रहे हो तो उसी समय उसकी संभावित कमजोरी या खामी पर भी बात करें। सही है। इससे पाठक को प्रक्रिया और उसकी आलोचना एक साथ एक ही फ्लो में समझ में आएगी। उसका दिमाग दो अलग अलग मोड में काम नहीं करेगा। चलिए उदाहरण लेते हैं। दस्तावेज में महाभियोग का आधार बताया गया है संविधान का उल्लंघन। हाँ, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये सिर्फ एक तथ्य के रूप में बताया गया है और इसकी आलोचना बहुत बाद में की गई है। हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही आप इस वाक्यांश का उल्लेख करें, तुरंत पाठक का ध्यान इसकी अस्पष्टता पर ले जाएं। हाँ, उसी वक्त ये सवाल उठाया जा सकता है कि संविधान का उल्लंघन का आखिर मतलब क्या है। इसकी कोई साफ परिभाषा तो है नहीं है। ये इतना व्यक्तिपरक है कि कोई भी राजनीतिक दल इसका अपने हिसाब से मतलब निकाल सकता है। क्या किसी विवादास्पद कानून पर हस्ताक्षर करना संविधान का उल्लंघन है या कैबिनेट की सलाह को नजरअंदाज करना? यह अस्पष्टता ही इस प्रक्रिया का पहला बड़ा स्पीड ब्रेकर है। बहुत अच्छा पॉइंट है। और फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं जो कि सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है, 2/3 बहुमत की शर्त। हाँ, दस्तावेज में ये बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत चाहिए। अभी ये एक नियम की तरह लिखा गया है, लेकिन हमें इसे सिर्फ एक नियम की तरह नहीं बल्कि एक लगभग नामुमकिन शर्त की तरह पेश करना चाहिए। सही। आप जैसे ही इस नियम का जिक्र करें, तुरंत भारतीय राजनीति का असली गणित पाठक के सामने रख दें। सोचिए, आज के दौर में जहां गठबंधन की सरकारें बनती हैं, क्या किसी भी पार्टी के लिए दोनों सदनों में इतना बड़ा बहुमत जुटाना संभव है? खासकर तब जब राष्ट्रपति की अपनी पार्टी का संसद में कम से कम 1/3 समर्थन तो होगा ही। बिल्कुल होगा। सही बात है। वो पार्टी तो अपने राष्ट्रपति को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। तो ये प्रक्रिया संविधान की रक्षा करने के बजाय एक पॉलिटिकल नंबर्स गेम बनकर रह जाती है। अगर इस आलोचना को नियम के साथ ही जोड़ दिया जाए तो पाठक शुरू से ही समझ जाएगा कि ये प्रक्रिया केवल कागज पर मजबूत है, असलियत में नहीं। बिल्कुल, और आपका मेन आर्गुमेंट पहले पैराग्राफ से ही स्थापित हो जाएगा। हाँ, तो प्रक्रिया और उसकी आलोचना को एक साथ बुनने से तर्क शुरू से ही मजबूत हो जाएगा और ये पाठक को एक विश्लेषणात्मक नजरिए से सोचने पर मजबूर करेगा, न कि सिर्फ जानकारी लेने पर। हाँ, और मुझे लगता है कि इसी मजबूती को और बढ़ाने का एक और तरीका है। अब ये विश्लेषण थोड़ा एक तरफा लगता है। अच्छा, हमने ये तो बता दिया कि प्रक्रिया में क्या क्या कमियां हैं और आपने इसे जंग लगी बंदूक और डरावना कागज कहा है, जो बहुत ही दमदार उपमाएं हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि इसे जानबूझकर इतना मुश्किल क्यों बनाया गया होगा?
ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। एक अच्छा विश्लेषण सिर्फ कमियां नहीं गिनाता, बल्कि उन कमियों के पीछे की वजह को भी समझने की कोशिश करता है। सही। अगर हम ये पहलू नहीं जोड़ते हैं तो ऐसा लग सकता है कि हम सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हैं। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट या एक अलग पर्सपेक्टिव देने से आपका विश्लेषण और ज्यादा संतुलित और विश्वसनीय लगता है। बिल्कुल। तो हमारी सलाह है कि इसमें एक नया खंड जोड़ा जाए जो इस दृष्टिकोण की पड़ताल करे कि एक कठिन महाभियोग प्रक्रिया के फायदे भी हो सकते हैं। जैसे कि शायद इसका मकसद राष्ट्रपति पद की स्थिरता को राजनीतिक हमलों से बचाना हो। सोचिए, अगर देश का मुखिया हमेशा इस डर में रहे कि विपक्ष छोटी छोटी बातों पर महाभियोग ले आएगा, तो वो कोई भी बड़ा या साहसिक फैसला कैसे ले पाएगा? सही कहा। इस पॉइंट को और मजबूत बनाने के लिए आप संविधान सभा की बहसों का भी सहारा ले सकते हैं। अच्छा आइडिया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर क्या सोचा था। क्या उनका इरादा यही था कि ये एक परमाणु हथियार जैसा हो, जिसका इस्तेमाल सिर्फ सबसे गंभीर और असाधारण स्थिति में ही किया जाए, न कि इसे राजनीतिक असहमति जाहिर करने का एक रोजमर्रा का हथियार बना दिया जाए? बिल्कुल। हाँ, ये रिसर्च आपके तर्क को एक ऐतिहासिक और दार्शनिक गहराई दे। और एक और सवाल जो हम पूछ सकते हैं, सोचिए अगर महाभियोग की प्रक्रिया बहुत आसान होती, जैसे अमेरिका में है मान लीजिए। हाँ, तो क्या होता? क्या इससे हमारी सरकारें और अस्थिर नहीं हो जाती? हो जाती। हर कुछ महीनों में सरकार बदलने का खतरा बना रहता। बिल्कुल। राष्ट्रपति का पद एक सेरेमोनियल हेड से ज्यादा एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन जाता। सही बात है। विपक्ष हर उस फैसले पर महाभियोग की धमकी देता जो उसे पसंद नहीं आता। इससे राष्ट्रपति साहसिक लेकिन अलोकप्रिय निर्णय लेने से डरता, जैसे कोई बड़ा आर्थिक सुधार या कोई विदेश नीति का फैसला। इस तरह के सवाल उठाने से आपका विश्लेषण सिर्फ कमियों की सूची नहीं रह जाएगा। सही। बल्कि यह प्रक्रिया के उद्देश्य और भारत जैसे लोकतंत्र पर उसके दूरगामी प्रभावों पर एक गहरी सोच बन जाएगा। ये आपके काम को एक तरफा होने से बचाएगा और पाठक को ये महसूस कराएगा कि आपने सिक्के के दोनों पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया है, जो एक अच्छे विश्लेषक की निशानी है। बिल्कुल। और जब हम इन दोनों पहलुओं, कमियों और फायदों को समझ लेते हैं, तो हम तीसरे और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं। वो क्या है? इन कमियों के असली खतरों को पाठक तक कैसे पहुंचाया जाए। अभी दस्तावेज में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करके महाभियोग को रोक सकता है। हाँ, लेकिन ये एक एकेडमिक पॉइंट की तरह लगता है। हाँ, एक सैद्धांतिक संभावना की तरह। पाठक इसे पढ़कर सोचेगा कि ठीक है, ये एक लूप होल है, लेकिन वो इसकी गंभीरता को महसूस नहीं कर पाएगा। इसका असली प्रभाव तब होगा जब पाठक के मन में ये डर बैठे कि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक खतरा है जो हमारे लोकतंत्र को पटरी से उतार सकता है। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कहानी कहना। बिल्कुल। इसीलिए हमारी सलाह है कि आप एक या दो विस्तृत काल्पनिक परिदृश्य यानी सिनेरियोज बनाएं जो ये दिखाएं कि इन खामियों का असल दुनिया में कैसे दुरुपयोग हो सकता है। हाँ। जब हम तथ्यों को एक कहानी में पिरोते हैं तो वो पाठक के दिमाग में ज्यादा गहराई से उतरती है और उसे भावनात्मक रूप से जोड़ती है। चलिए हम मिलकर एक सिनेरियो सोचते हैं। कल्पना कीजिए, देश में एक राष्ट्रपति है जिसकी पार्टी लोकसभा में बहुमत खो चुकी है। ठीक है। लेकिन राज्यसभा में उसके पास अभी भी 1/3 से ज्यादा सदस्य हैं। यानी महाभियोग पास होना नामुमकिन है। नामुमकिन। अब ये राष्ट्रपति एक बहुत ही विवादास्पद अध्यादेश जारी करता है। मान लीजिए कि वो प्रेस की आजादी को सीमित करता है और इस पर देश में हंगामा मच जाता है। विपक्ष लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश करता है। जैसे ही नोटिस दिया जाता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर लोकसभा को ही भंग कर देता है। ओहो, अब सोचिए क्या होगा। देश एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट में फंस गया है। बिल्कुल। कोई लोकसभा नहीं है, एक विवादास्पद कानून लागू है और एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसे हटाने का कोई रास्ता नहीं है। इस स्थिति को अगर आप विस्तार से एक कहानी की तरह सुनाएंगे तो पाठक के मन में ये सवाल उठेगा कि हमारे संविधान में इस डेडलॉक से निकलने का क्या रास्ता है। और जब उसे पता चलेगा कि कोई साफ रास्ता नहीं है, तब उसे इस खामी की असली गंभीरता समझ में आएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सिनेरियो है। एक और उदाहरण सोचते हैं।
मान लीजिए कि किसी राष्ट्रपति पर किसी विदेशी ताकत से रिश्वत लेने के पुख्ता सबूत सामने आते हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस, दस्तावेज, सब कुछ। ठीक है। मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल जाती है, जनता सड़कों पर है, लेकिन संसद में क्या होता है? संसद में उनकी पार्टी राजनीतिक वफादारी और अपनी सरकार बचाने के चक्कर में या तो महाभियोग के प्रस्ताव पर वोट ही नहीं करती या उसके खिलाफ वोट करती है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत तो दूर की बात है, साधारण बहुमत भी नहीं मिल पाता। बिल्कुल, ये सिनेरियो साफ साफ दिखाता है कि कैसे ये प्रक्रिया संवैधानिक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बजाय राजनीतिक गणित यानी पॉलिटिकल मैथ पर निर्भर हो जाती है। सही। ये दिखाता है कि कैसे एक दोषी राष्ट्रपति जिसके खिलाफ सारे सबूत हैं, वो सिर्फ अपनी पार्टी के संख्या बल के आधार पर पद पर बना रह सकता है। इस तरह के उदाहरण आपके तर्क को एक अकादमिक बहस से निकालकर एक वास्तविक और चिंताजनक हकीकत बना देंगे। तो संक्षेप में अगर हम तीनों सुझावों को देखें तो वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, अपने मुख्य तर्क को दस्तावेज की शुरुआत में ही स्थापित करें और प्रक्रिया के वर्णन के साथ अपनी आलोचना को बुन दें, ताकि पाठक को आपका नजरिया शुरू से ही साफ हो। दूसरा, विश्लेषण को और संतुलित और गहरा बनाने के लिए इस पर एक जवाबी दृष्टिकोण शामिल करें कि इस प्रक्रिया को जानबूझकर कठिन क्यों बनाया गया होगा। ये दिखाता है कि आपने विषय पर 360 डिग्री नजरिए से सोचा है। और अंत में इन सैद्धांतिक खामियों को जीवंत करने के लिए ठोस और विस्तृत काल्पनिक परिदृश्यों का इस्तेमाल करें। ये कहानियाँ आपके तर्क को यादगार और प्रभावशाली बना देंगी और पाठक को समस्या की गंभीरता का एहसास कराएंगी। यह पहले से ही एक बहुत विचारोत्तेजक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें बहुत गहराई है और आपका विश्लेषण बहुत तेज है। हमें पूरा विश्वास है कि इन सुझावों को शामिल करने से यह दस्तावेज और भी पावरफुल बन जाएगा। इस पर काम करना बहुत दिलचस्प था और हम ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि आप इन सुझावों को कैसे शामिल करते हैं। हाँ, जब आप तैयार हो तो इसे फिर से हमारे पास जरूर भेजें। Thank you very much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Keep watching my videos. Thanks again and again.